हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का DYS मैथ्स क्लासेज में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस क्लास में हम बात करेंगे क्लास 9th मैथ्स NCERT के चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी कि एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन पे। और चैप्टर नंबर फर्स्ट जो मैथ्स क्लास 9th में है जिसका नाम है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। संख्या पद्धति पे मेरा कुछ क्लास हो चुका है। इसके पिछले वाले क्लास में हम एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशंस पे डिस्कस किए थे, यानी कि एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस पे डिस्कस किए थे, उनको सॉल्व करवाए थे। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन पार्ट पे। तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग को अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो मेरे वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि उन्हें भी मेरे वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो आज के इस क्लास में हमें पढ़ना पड़ेगा इरेशनल नंबर्स के बारे में। उसके बाद इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इरेशनल नंबर के बारे में बताते हैं। अच्छा, मैं इरेशनल नंबर को तो रिप्रेजेंट करना बताऊंगा ही नंबर लाइन पे। संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या को किस प्रकार से निरूपित करते हैं इसको तो बताएंगे ही, साथ ही साथ आज परमेय संख्या को भी संख्या रेखा पर कैसे दिखाते हैं इस पर भी डिस्कस करेंगे। तो आज इंट्रोडक्शन पार्ट होगा एक्सरसाइज 1.2 का। अगर पॉसिबल होगा, समय रहेगा, तो हम इंट्रोडक्शन के साथ ही साथ एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस पे भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि ये जो इरेशनल नंबर होता है ये क्या है। हालांकि इंट्रोडक्शन पार्ट में इरेशनल नंबर के बारे में बता चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार जल्दी से बता देता हूँ। तो हमें बात करना है इरेशनल नंबर के बारे में, अपरिमेय संख्या के बारे में। इरेशनल नंबर हिंदी में इसी को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। क्या होता है ये अपरिमेय संख्या? तो देखिए, अपरिमेय संख्या हमने आपको बताया था कि कोई भी जो डेसिमल नंबर होता है, डेसिमल एक्सपेंशन होता है, कोई भी जो दशमलव वाली संख्या होती है वो दो प्रकार की होती है। ठीक, यहाँ पे बता देंगे कि जो डेसिमल नंबर होता है, डेसिमल में हुए नंबर, डेसिमल नंबर यानी कि दशमलव वाली संख्या, दशमलव संख्या यानी कि कोई संख्या जो दशमलव में लिखी गई हो, वो कितने प्रकार की होती है? तो वो होती है दो प्रकार की। दशमलव वाली संख्या होती है आपकी दो प्रकार की। सबसे पहला आपका आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल हिंदी में बोलेंगे इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल। हिंदी में इसी बात को बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। चलिए पूरा लिख देते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, शांत दशमलव प्रसार। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? शांत दशमलव प्रसार। और दूसरा जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दूसरा आपका होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। ऐसा हम आपको इंट्रोडक्शन वाली क्लास में 9th के प्ले लिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पे लिखा गया है क्लास 9th, उसके बाद चैप्टर का नाम, चैप्टर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन, ऐसे करके प्ले लिस्ट में ना वीडियो पड़ा हुआ है। तो ये जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है ये दो प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का होता है? दो। एक आपका होता है, इधर मैं लिख देता हूँ, एक होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और इसी को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। इसको हिंदी में बोलेंगे अनोसानी आवर्ती।
अनवसानी आवर्ती, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, और इसी को बोल देंगे नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। हिंदी में बोलेंगे अनवसानी, अनावर्ती, दशमलव प्रसार। जिसके एग्जाम्पल्स हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं 1.01, 001, 0001, 0000001, ऐसे डॉट 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 डॉट। तो इसका मतलब ये देखिए, नॉन, देखो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि शांत हो जाना, खत्म हो जाना। टर्मिनेट होने का मतलब खत्म हो जाना। तो एक ऐसा दशमलव प्रसार जो खत्म हो जाता है उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, और जो खत्म नहीं होता है उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। यानी कि दशमलव के बाद ऐसे संख्याएं आती रहेंगी, यानी कि आप टेबल पढ़ते रहेंगे और दशमलव के बाद संख्याएं आती रहेंगी, उनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग दो प्रकार का हुआ, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, इसमें दशमलव के बाद संख्याएं खत्म तो नहीं होती हैं, ऐसे आती रहती हैं, पर कहीं ना कहीं वहाँ पे कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जो एक समय के बाद वो रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि जैसे 3.333 ऐसे मान लीजिए, इसके एग्जाम्पल हैं आपके 3.333 डॉट 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 ऐसे करके, तो वो ख़त्म नहीं होते। हालांकि हमें बात करना है इरेशनल नंबर्स के बारे में। तो यहाँ पे जो ये जो है आपका, ये आपका रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर होता है, यानी कि ये परिमेय संख्या होती है। ये भी आपका परिमेय संख्या होता है, ये भी आपका परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। पर ये वाला जो कैटेगरी है, ये वाला जो कैटेगरी है, ये आपका होता है इरेशनल नंबर, ये आपका होता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो ये वाली जो आपकी कैटेगरी है, ये होती है आपकी इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। तो आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे। तो आपने देखा कि अपरिमेय संख्या कौन है। अपरिमेय संख्या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो नंबर होते हैं वो होते हैं अपरिमेय संख्या। और कौन होते हैं अपरिमेय संख्या, उस पर भी डिस्कस कर देते हैं। तो अपरिमेय संख्या वो संख्याएं भी होती हैं जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर भी होती हैं। तो इसी पे बात करते हैं, बाकी सबको मिटा देते हैं। हमने कहा कि लाओ एक बार जल्दी से रिविजन करवा देते हैं। तो ये कुछ होती हैं जो डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबर्स होते हैं, उनमें जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है वही नंबर आपकी इरेशनल नंबर होती है, वही अपरिमेय संख्या होती है। तो आज के इस लेक्चर में हम अपरिमेय संख्याओं के संख्या रेखा पर निरूपण को पढ़ेंगे कि संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं, इसको पढ़ेंगे। और भी जो कुछ क्वेश्चंस होंगे उन पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आपने देखा कि जो अपरिमेय संख्या है वो कुछ और नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो नंबर्स होते हैं वही आपकी अपरिमेय संख्या होती है। ठीक, अब देखिए ध्यान से सुनिए, और कौन होती है अपरिमेय संख्या। तो और होती है अपरिमेय संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट क्यूब। और आपकी होती है जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर ना हो, यानी कि पूर्ण वर्ग ना हो, पूर्ण वर्ग ना हो, यानी कि जिसका वर्गमूल ना निकल पाता हो, जिसका वर्गमूल ना निकल पाता हो, यानी कि वो उसमें कोई ना कोई ऐसा नंबर होगा, कोई ना कोई ऐसी डिजिट होगी जिसका पेयर नहीं बन पाएगा, जोड़ा नहीं बन पाएगा जिसका। नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ये सारे के सारे नंबर हैं। सॉरी, नॉन परफेक्ट क्यूब, नॉन परफेक्ट क्यूब, पूर्ण घन जो ना हो, यानी कि ऐसे नंबर जैसे √3 के ऊपर यहाँ 3 लगा दिया जाए,
√4 के ऊपर यहाँ 3 लगा दिया जाए। आप इस बात को समझने की कोशिश करें, जो रूट लिखा होता है उसके कोने में जो लिखा होता है ना, उतने नंबर को लेकर, उतने डिजिट को लेकर पेयर बनाने होते हैं। तो अगर पेयर कंप्लीट नहीं कर पाएगा तो वो रूट के अंदर ही रह जाएगा, और क्यूब रूट में वहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा, पर स्क्वायर में लिखते नहीं है, बस वैसे समझ लेते हैं। अगर कुछ नहीं लिखा तो 2 मानते हैं, इसका मतलब स्क्वायर रूट निकालने के लिए ऐसा बोला जा रहा है। तो ये जो नंबर्स होते हैं, और मान लीजिए ऐसे नंबर्स जैसे √8 पर यहाँ पे 4 लगा दिया है, √16 पर यहाँ पे जो है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब अगर यहाँ पे 4 लगा देंगे ना तो ये परमेय संख्या हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? परमेय संख्या। ये अपरमेय नहीं है, बता दे रहे हैं, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि √16 को जब फैक्टराइज करोगे तो 2 को 4 बार, 2 का 4 का पेयर बनाना है, तो 2 को 4 बार गुणा करेंगे। तो इसी बात को आप ऐसे लिख देंगे ना, यहाँ पे 2 × 2 × 2 × 2, तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पेयर बन गया ना 4 का। क्यों 4 का पेयर बना रहे हैं? क्योंकि कोने में 4 लिखा, कोने में जितना लिखा होता है उतने का पेयर बनाते हैं। तो बाहर निकाल देंगे, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग, ये मतलब ये जो है इसका जो पेयर है वो कंप्लीट हो जा रहा है। तो ये परमीय संख्या, ये अपरमीय नहीं है, परमीय संख्या है। तो अपरमीय कौन होता है कौन नहीं होता, हमने आपको समझाया कि अगर वो पेयर कंप्लीट कर लेता है तो वो परमीय संख्या हो जाएगा, अगर नहीं कर पाएगा तो अपरमीय होगा। चलिए ऐसे करके जो है, अब मान लीजिए यहाँ पे √16 लिखते पर यहाँ पे 2 4 लिख देते, तो ये जो है 5 लिख देते यहाँ पे, तब ये नहीं हो पाता, तब ये गलत हो जाता। तो इस प्रकार से करते हैं। अच्छा, अब इनको कैसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं? इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के पहले मैं आपको बताऊंगा कि परमेय संख्या को कैसे संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि तो आप देख लीजिए, इस प्रकार के नंबर को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। यहाँ पे भी कुछ लिखे गए हैं, ठीक, जैसे √2 √3 यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे √2 √3 √8 √9, नहीं √9 अगर यहाँ 2 लिख दें कुछ नहीं तो हो जाएगा, √7 etc। ये जो नंबर्स होते हैं etc मतलब एक्सेट्रा, तो ऐसे नंबर को अपरमेय संख्या बोला जाता है। ठीक, अब संख्या रेखा पर निरूपण। सबसे पहले परमेय संख्या को पढ़ेंगे, फिर अपरमेय संख्या को। परमेय संख्याओं को का संख्या रेखा पर निरूपण, परमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। हालांकि इस एक्सरसाइज में सिर्फ इरेशनल नंबर को ही रिप्रेजेंट करना सीखना है, पर हम आपको बता रहे हैं आपकी जानकारी के लिए, इस टॉपिक को भी यहीं पे पढ़ा दे रहे हैं। रेशनल नंबर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइंस। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कोई है, मान लीजिए आपका लिखा गया है 4/3। ये कोई नंबर लाइन है, इसको संख्या रेखा पर दिखाना है। संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए क्या करते हैं कि एक नंबर लाइन बना देते हैं। ये आपका नंबर लाइन है, बीच में आपका हो जाता है 0, इधर हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसे चलता हुआ चला जाएगा। इधर की तरफ होता है पॉजिटिव इनफाइनाइट और इधर की तरफ होता है निगेटिव इनफाइनाइट। और ये चीज़ जो 1 2 3 4 प्लस में है, इधर की तरफ माइनस हो जाएगा। तो -1 -2 -3 -4 ... माइनस इनफाइनाइट। अब आपको क्या करना है कि 4/3 जो रैशनल नंबर है, क्योंकि ये p/q के फॉर्म का है और q 0 नहीं है, तो इसलिए रैशनल नंबर है। इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा,
सबसे पहले जैसे अभी छोटा कोई सिंपल नंबर होगा, जैसे हम कह रहे हैं 4 का है तो आप तुरंत कर ले जाएंगे, 5 का है तो आप 5 को भी कर देंगे, तो वो भी एक रेशनल नंबर है। ऐसा नहीं कि वो रेशनल नंबर नहीं है, ये दूसरे मतलब ये रेशनल नंबर, जैसे 5 भी तो एक रेशनल नंबर है, 6 भी तो एक रेशनल नंबर है, 7 भी तो एक रेशनल नंबर, 8 भी तो एक रेशनल नंबर है। तो इनको रिप्रेजेंट करना आसान है। 5 कहाँ है, यहाँ 5 होगा, 6 कहाँ है, आगे 6 होगा, 8 कहाँ, आगे 8 होगा, वो तो आसान है। इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 4/3 को मिक्स फ्रैक्शन के तौर पे तोड़ दीजिए, मतलब मिक्स फ्रैक्शन के रूप में इसको कन्वर्ट कर देना है। तो आप जानते हैं कि 3/4 को लिख देंगे 1 सही, 3 1 4, 1 बच गया, 3 1 3 और 1 4, 1 रिमाइंडर बच गया। तो यानी कि ये लिखा गया है 1 सही 1/3। तो ये जो 4 सही 4, ये जो 4/3 है, ये 1 सही 1/3 के रूप में इसको लिख देंगे। अब इसी बात को आप ऐसे भी कह सकते हैं, 1 सही 1/3 को लिख सकते हैं 1 + 1/3। अब देखिए कैसे करना है, तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। इसको आप क्या बोलेंगे, ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट, और ये होता है आपका होल पार्ट, यानी कि ये पूर्ण वाला भाग है और ये भिन्नात्मक भाग है, फ्रैक्शनल पार्ट है। तो क्या करेंगे, 1 सही 1/3 को 1 + 1/3 भी लिखा जा सकता है, ऐसा आप समझिए, यहीं पे सीख लीजिए। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक जो है नंबर लाइन पे 1 कहाँ है उसको मार्क कर दीजिए। तो 1 कहाँ है, यहाँ है। सबसे पहले आपको होल पार्ट पे मार्क करना है। तो 1 के आगे अब थोड़ा सा जो है बढ़ना है, और कितना बढ़ना है देखिए। अब फ्रैक्शनल पार्ट को कैसे करते हैं यहाँ पे ध्यान से देखिए। अब आप अच्छे से समझने की कोशिश करिए, ये वाला जो फ्रैक्शन है यहाँ पे क्या करना है, आपको 3 लाइन बना देना। इस 1 से 3 लाइन, जितने नीचे होगा उतने लाइन आपको बना देने हैं। और वो जो लाइन होगी वो कैसे बनानी है समझिए इस बात को। इसको छोड़ के बनाएंगे और इसको काउंट कर लेंगे। टोटल 3 लाइन खींचनी है। कहाँ से, 1 के आगे से। 1 क्या है, हमें कैसे 1 मिला, क्योंकि जो होल पार्ट होगा उसी के आगे से नीचे जो डिनोमिनेटर में बैठा है उतनी लाइन से आपको खींच देने हैं। तो 3 लाइन खींचनी है। तो 1 लाइन हो गई, 2 लाइन हो जाएगी, और ये तीसरी लास्ट वाली काउंट करनी है, पर आगे वाली काउंट नहीं करनी, इसको नहीं काउंट करना है। अब 1 2 3 जो बाद में लिखा गया उसको काउंट करना है। आप इसको अच्छे से देखिए, समझिए इस चीज़ को। तो 3 लाइन खींच लेनी है। जब नीचे 3 होगा तो 3 लाइन खींच लीजिए। तो उसके बाद 3 लाइन में से कितना लाइन आपको लेना है, तो जो ऊपर लिखा गया होता है, ऊपर कितना लिखा गया है 1, तो 3 लाइन में से 1 लाइन लेना है। तो 3 लाइन ये हो गया, इसमें से 1 मतलब पहला वाला लाइन आपको लेना है। तो ये पहला वाला खाना जो होगा, ये जो नंबर होगा आपका, यहाँ पे जो पॉइंट होगा, यही जो पॉइंट होगा आपका, ये पॉइंट, यानी कि ये जो लाइन है ये आपका दिखा रहा है 4/3 को। इस तरीके से इसको करते हैं। मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा मान लीजिए अगर आपको करना है 8/7 को करना है, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसको जो है क्या कर देंगे, 8/7 नहीं, चलिए 8/3 को करना है। तो क्या कर देंगे, सबसे पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, या मिक्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसको लिख देंगे 3 2 6, 3 दूनी 6, 8 लेके आना था, ऐसा आपको सिखाया गया है। तो जो बच जाता है वो ऊपर और नीचे जिससे डिवाइड कर देते, इसको 2 सही 2/3 लिख सकते हैं। तो इसको आप क्या कर देंगे, आप लोग इसको लिख देंगे 2 + 2/3। अब आप 2 पे जाइए, सबसे पहले होल पार्ट को मार्क करेंगे। तो होल पार्ट आपका 2 ये है। उसके आगे आप कितने खाने खींच देने हैं, नीचे जितना लिखा होगा, तो नीचे 3 खाना है, तो 3 खाने फिर से आपको बना देने हैं। हमने बोला था 2 के आगे से बनाना है, होल पार्ट के आगे से बनाना है। इसको छोड़ के गिनेंगे, तो 1 2 और ये 3, ये इसको काउंट करेंगे, और उसमें से कितना पार्ट लेना है, 2, जो ऊपर लिखा होगा उतना पार्ट ले लेना है। तो 2 पार्ट, तो 1 और 2। तो ये वाला जो लाइन होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट आपका दिखा देगा 2/3 को, सॉरी किसको दिखा देगा, 8/3 को। अब मान लीजिए और एक एग्जांपल लेके समझा दे रहे हैं आपको। मान लीजिए आपको ऐसे करना हो, तीसरा एग्जांपल है, मान लीजिए आपको करना हो 18/5। अब क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से कर देंगे। तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 3 बार गया, कितना बच गया, 3 बच गया। तो इसको लिख सकते हैं 3 सही 3/5, 3 होल 3/5। अब 3 + 3/5 इसको लिख देंगे। अब सबसे पहले आपको 3 पे जाना है, तो 3 आपका ये है। उसके बाद आपको टोटल 5 लाइन खींचनी है छोटी छोटी। तो 5 लाइन खींच देंगे, 1 2 3 4, और इसको भी काउंट करेंगे 5, और उसमें से कितना ले लेना है, 3। तो 3 लाइन कौन सी हो जाएगी, 1 2 3, 3 लाइन, ये आपका तीसरा वाला लाइन है। तो ये आपका जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट आपका हो जाएगा 18/5 का। तो इस प्रकार से हम किसी रेशनल नंबर को दिखा सकते हैं। एक और एग्जांपल,
अब इन सब एग्जाम्पल में आपने देखा कि इसको इसमें नीचे से डिवाइड ऊपर कर दे रहे थे, पर एक एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं जिसमें हम डिवाइड ना कर पाएँ, जिसको हम मिक्स फ्रैक्शन के रूप में नहीं बना पा रहे। हालांकि आप देख रहे हैं कि जब मिक्स फ्रैक्शन के रूप में नहीं होगा तो ये वही वाला केस है। हालांकि दूसरा एग्जाम्पल लेके सिखा देते हैं आपको हम। मान लीजिए इसके बाद आपको करना है चौथा एग्जाम्पल, जैसे 1/5 करना है या 1/4 करना है। अब इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते हैं, 4 की टेबल 1 में जाएगी नहीं तो कैसे करेंगे। तो इसको क्या है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/4 को क्या मैं 0 प्लस 1/4 मतलब 0, इसको 0 सही 1/4 लिख सकते हैं क्या? नहीं है, 0 सही 1/4 नहीं, 0 प्लस 1/4, इसको क्या मैं 0 प्लस 1/4 लिख सकता हूँ? तो आपका जवाब होगा हाँ लिख सकते हैं। अब इसका मतलब है कि इसमें होल पार्ट 0 है, तो 0 के आगे अब आपको बनाना है। तो 0 कहाँ है, ये है, और 0 के आगे कितने खाने बनाने हैं जो नीचे लिखे होते हैं, तो टोटल 4 खाने बनाने हैं। तो 1 2 3 और ये 4, तो उसमें से कितना लेना है 1, तो 1 आपका ये है। ये देखिए ये पहली वाली लाइन थी, तो ये वाली जो लाइन होगी, ये वाला जो पॉइंट होगा वो पॉइंट आपका दिखा देगा 1/4 को। तो आप इस तरीके से किसी भी रेशनल नंबर को आसानी से संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। क्या करना होता है आपने देखा, इस प्रकार से हम करते हैं। अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर किस प्रकार से दिखाते हैं। ठीक, तो इतना आप लोग समझने की कोशिश करें। चलिए इसके आगे बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं का निरूपण संख्या रेखा पर। तो अगर अपरिमेय संख्याओं का निरूपण करना, उसके पहले मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ। आपने पढ़ा होगा एक पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में आपने पढ़ा होगा किसी ट्रायंगल में वो लगता है और वो राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है, किसी समकोण त्रिभुज में लगता है, और समकोण त्रिभुज में ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री जहाँ पे एंगल बना हुआ है उसके जस्ट सामने जो साइड होगी, जो भुजा होगी, उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। तो ये आपका कर्ण हो जाएगा, जिसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस कहा जाता है, हाइपोटेन्यूस। और ये अब इसमें इन दोनों साइडों में से किसी को आप परपेंडिकुलर कह दीजिए, किसी को बेस कह दीजिए। चलिए मान लेते हैं ये आपका बेस है, यानी कि ये आपका आधार है, और ये आपका लंब है जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग ये क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से पीजीटी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। पीजीटी के अकॉर्डिंग जो कर्ण का स्क्वायर होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। ये वाली थ्योरम इसमें यूज होगी। तो किसी भी अपरिमेय संख्या को नंबर लाइन पर कैसे दिखाएंगे, और आप सभी जानते हैं कि अपरिमेय संख्या जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, नॉन परफेक्ट क्यूब हो, या ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन हो जो कभी समाप्त ना हो और ना ही वो कभी रिपीट करता हो, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। उनको नंबर लाइन पे किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं आइए देखते हैं। अब हम अपरिमेय संख्याओं का निरूपण, यानी कि अपरिमेय संख्याओं को किस प्रकार से संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं उससे बात करते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि मानना नहीं है, मतलब मैं एक तरफ से दिखा दे रहा हूँ आपको कि कैसे निरूपित करते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए √2 को करते हैं। किसको करते हैं, √2 को। सबसे पहले √2 को करते हैं। एक नंबर लाइन खींच लेंगे, यहाँ पे एक संख्या रेखा खींच लेंगे। अब बीच में कितना हो जाएगा आपका 0, बीच में कितना हो गया 0। चलिए
या आप एक संख्या रेखा खींच लीजिए, एक संख्या रेखा खींच लीजिए, उस पर 2 पॉइंट ले लीजिए, एक पॉइंट ले लीजिए ए और दूसरा पॉइंट बी। इस प्रकार से लीजिए कि ए और बी की जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट की होनी चाहिए। तो 1 यूनिट की डिस्टेंस स्केल से 1 यूनिट नाप लीजिए और यहाँ पे एक पॉइंट ले लीजिए बी, और ए और बी के बीच की दूरी को कितना बता दीजिए, ये आपका ए और बी पॉइंट है और इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 1 है। उसके बाद पॉइंट बी पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाइए। 90 डिग्री का एंगल बनाना आपने क्लास 8 में सीखा है, आप गोला प्रकार की सहायता से भी बना सकते हैं या फिर चाँदे की सहायता से भी बना दीजिए, जैसे आप बना पाएँ वैसे कर दीजिए। तो ठीक है, 90 डिग्री का एंगल कैसे बनता है आप बता दे रहे हैं। जैसे ये कोई लाइन है और इस पॉइंट पर आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है गोला प्रकार से, तो गोला प्रकार की नोक को यहाँ रखते हैं, उसके बाद एक छोटा सा आर्क लेके ऐसे घुमा देते हैं, मतलब यहाँ पे गोला प्रकार की नोक रख के कुछ इस प्रकार से घुमाएंगे तो ऐसे बन जाएगा। उसके बाद गोला प्रकार की नोक को यहाँ पे रखिए, उतने ही आर्क, जितना आर्क से ये बनाए हैं उतने ही आर्क से यहाँ गोला प्रकार की नोक रख के यहाँ पे एक कट लगा दीजिए। उसके बाद एक मतलब गोला प्रकार की नोक यहाँ रखिए, उसके बाद आर्क को कम या ज़्यादा नहीं करना है, जितना आर्क आपने मेजर किया था उतने ही आर्क की सहायता से यहाँ पे एक कट लगा दीजिए। उसके बाद उतने ही आर्क से यहाँ पे गोला प्रकार की नोक रख के यहाँ लगा दीजिए कट, और यहाँ पे गोला प्रकार की नोक रख के यहाँ कट लगा दीजिए। उसके बाद इस लाइन को मिला देंगे तो जो ये एंगल बन के आ जाएगा वो 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए क्या करेंगे, गोला प्रकार की नोक को यहाँ रख देंगे, उसके बाद एक छोटा सा आर्क लेंगे, गोला प्रकार की नोक को यहाँ पे रख के ऐसे घुमाएंगे तो कुछ इस प्रकार से लाइन बन जाएगी। अब गोला प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, आर्क उतना ही होना चाहिए, एक कट आप ऐसे लगा दीजिए, ऐसे लग गया। अब उतने ही आर्क के द्वारा एक कट यहाँ लगा देंगे, ऐसा लग जाएगा। उतने ही आर्क के द्वारा एक कट ऊपर लगा देंगे, उतने ही आर्क के द्वारा एक कट यहाँ गोला प्रकार की नोक रख के ऐसा लगा देंगे। तो ये जो एंगल आपका बनकर तैयार हुआ, ये लाइन आपका 90 डिग्री का एंगल बना रही है। पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसको जो है प्रोटेक्टर की सहायता से बना दीजिए, यानी कि चाँदे की सहायता से बना देंगे, ठीक है। चाँदे की सहायता से बना देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, नहीं तो इसमें ही अभी बहुत ज़्यादा कुछ करना है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत होने का मतलब ये कि साफ चित्र नहीं बन पाएगा। तो देखिए कैसे बनाते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम एक यूज होगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज होता है लंब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए क्या करना है, 2 पॉइंट आपको ले लेने हैं। एक सबसे पहले एक पॉइंट ए लेना है और इस ए पॉइंट से 1 यूनिट की दूरी पर या 1 सेंटीमीटर की दूरी पर एक दूसरा पॉइंट ले लेना है बी। उसके बाद बी पॉइंट पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है, ऐसे बना दीजिए। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना देंगे पॉइंट बी पर। अब पॉइंट बी पर 90 डिग्री का एंगल जब बनाएंगे तो उसके बाद गोला प्रकार के नोक को यहाँ रख के या स्केल की ही सहायता से इस ये जो लाइन गई है इस लाइन पर 1 सेंटीमीटर का एक कट लगा दीजिए। बी से आगे 1 सेंटीमीटर पर एक कट लगा दीजिए, मान लीजिए यहाँ होता है एक कट, और इस पॉइंट का नाम सी कह दीजिए। और इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर की है। और उसके बाद इस AC पॉइंट को जोड़ दीजिए। AC पॉइंट को जोड़ देंगे तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे लिखेंगे चूँकि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज होगा। अगर त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय इसमें अप्लाई किया जा सकता है, और पाइथागोरस प्रमेय की हेल्प से आप AC निकाल लेंगे। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, हाइपोटेन्यूस कौन होता है, 90 डिग्री एंगल जिस पॉइंट पर बना हुआ होता है उसके जस्ट सामने, तो इसके जस्ट सामने AC है, तो इसका मतलब है कि ये AC का स्क्वायर बराबर BC परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर किसी को ले लीजिए, किसी को बेस ले लीजिए। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस BC यानी कि BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब AC का स्क्वायर वैसे ही ठीक है। BC कितनी लेंथ रख रहा है, 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस AB भी कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो AC का स्क्वायर बराबर 1 आ गया। तो AC बराबर यहाँ से अगर आप स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा देंगे और ये 2 बन जाएगा ना, और 2 का स्क्वायर रूट निकल नहीं पाएगा इसलिए रूट 2 हो जाएगा, वो भी प्लस और माइनस। पर AC इक्वल टू √2 प्लस वाला लिया जाएगा। अब आप समझिए, जब भी स्क्वायर हटाएंगे
तो उधर स्क्वायर रूट लगाएंगे और उसके पहले प्लस और माइनस लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक मीनिंग छुपा हुआ होता है। मीनिंग ये कहता है कि AC की कितनी वैल्यू रखी जाए कि उसका स्क्वायर करने पर √2 आ जाए। तो अगर आप प्लस √2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 2 आएगा, और अगर आप माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 2 आएगा। इस वजह से यहाँ प्लस और माइनस आता है। प्लस और माइनस में माइनस कट जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो ठीक है, तो ये अब देखिए उसके बाद आपको करना क्या है। तो आपने यहाँ पे एक सेंटीमीटर कट लगाया था, फिर इसको मिला दिया और आपने देखा कि AC की जो डिस्टेंस है वो √2 आ गई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो AC है वो √2 आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है कि गोला प्रकार की नोक को यहाँ रखना है और गोला प्रकार को इतना बढ़ा लेना है, इस C पॉइंट तक बढ़ा के उसके बाद एक ऐसे 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 कट लगाते हुए चले जाएंगे आप। तो जब गोला प्रकार की नोक को यहाँ पर ऐसे कट लगाएंगे ऐसे ऐसे करके, ये देखिए इतना ही डिस्टेंस रखना, ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। ऐसे यहाँ पे एक कट लग गया। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका कहीं ना कहीं दिखा रहा है किसको, ये पॉइंट आपका दिखा रहा है √2 को। ठीक, ये मान लीजिए 1 था, ये पॉइंट क्या था 1 था, ये पॉइंट नहीं ये 0 था, ये पॉइंट 0 था, ये पॉइंट 1 था। ठीक, अब जो है ये 1 ये 0, यहाँ कहीं 2 आया होगा, यहाँ कहीं 3 था, ऐसे करके 4 था। तो इस प्रकार से आप ये वाली जो लाइन है, ये वाला जो पॉइंट है, यही पॉइंट √2 को दिखा रहा है। अब क्या करते हैं, अब मान लेते हैं √3 दिखाना है। √3 क्या करेंगे इसके लिए, अब C पॉइंट पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाइए। C पॉइंट पर बनाना है, पर किस रेखा पर बनाना है, इस पे नहीं बनाना है, इस वाले रेखा पर बनाना है। अब इस वाले रेखा पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे फिर से। तो इस रेखा पर जब 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, AC रेखा पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो इसी पॉइंट पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। देखिए कुछ ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा। ठीक, तो ये इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बना दिया। अगर इसको कापी पे बनाना होता तो ये आराम से बन जाता। तो ये 90 डिग्री का एंगल है। उसके बाद आपको फिर से आपको जो है ये √2 है, फिर से आपको जो है, और ये पॉइंट C है, फिर से 1 सेंटीमीटर का कट लगाना है इस C पॉइंट से। तो 1 सेंटीमीटर का कट लगा देंगे, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद इस पॉइंट को D कह दीजिए जहाँ पे कट लगा हुआ है। अब उसके बाद आप AD को मिला दीजिए। अब आप देखेंगे कि ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इसलिए ये जो ACD है वो एक क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। ACD क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा। तो अगर ACD एक समकोण त्रिभुज है तो इसका मतलब है कि ये सामने उसका कर्ण होगा। तो AD का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से फिर से निकाल लेंगे। तो आप बताइए AD का स्क्वायर किसके बराबर होगा। तो इसका मिटा देते हैं यहाँ पे हम और बता देंगे कि AD का स्क्वायर किसके बराबर होगा। अब की बार आपका जो है राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। AD का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से AD का स्क्वायर बराबर CD का स्क्वायर प्लस CD लंब हो गया प्लस आधार आपका हो जाएगा AC का स्क्वायर। अब CD कितना है, 1 का स्क्वायर प्लस AC आपका निकल गया था √2, यानी कि √2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर रूट हट जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। तो यानी कि AD का जो स्क्वायर है वो 3 के बराबर है। तो बताइए AD किसके बराबर होगा। तो आप बोलेंगे √3 के बराबर होगा। प्लस और माइनस पर हमने प्लस को ही लिया है, क्योंकि माइनस अभी आपने देखा था इसके पहले कि वो कट गया था। तो AD की वैल्यू किसके बराबर आ गई, √3 के बराबर आ गई। तो इसका मतलब है कि ये जो डिस्टेंस है, ये AD जो डिस्टेंस है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो √3 हो जाएगी। अब क्या करेंगे, गोला प्रकार के नोक को इतना बढ़ा देंगे। उसके बाद जो है यहाँ गोला प्रकार के नोक को बढ़ा के ऐसे ऐसे यहाँ आके कटिंग लगाएंगे। जब ना यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे आके कटिंग ऐसे लगाएंगे, हालांकि ये सही से नहीं बन पाया है, तो कहीं ना कहीं वो ऐसे जब गोला प्रकार की नोक को इतना बढ़ा देंगे, A पॉइंट पर गोला प्रकार की नोक को रखेंगे और पेंसिल की नोक D पॉइंट पर जितनी फैलनी चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ से एक कट ऐसे लगाते हुए आना है। इस प्रकार से कट लगा देंगे जब आप, तो ये जो पॉइंट होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट कहीं ना कहीं आपको दिखाएगा किसको, √3 को दिखाएगा। तो ये आपका दिखा रहा है √3 को। ठीक, ये वाला पॉइंट, ये √3, ये आपका √2 था। तो इस तरीके से ये हो जाता है। अब √4 अगर आपको करना है तो कैसे करेंगे, आप सभी जानते हैं कि √4 कुछ और नहीं, ये तो 2 के बराबर है। तो √4 को तो करना नहीं है, पर अगर मान लीजिए आपको करना ही है √4 को, तो फिर से D पॉइंट पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, पर इस वाली रेखा के साथ।
हमेशा उस जो पाइथागोरस थ्योरम से आपने जो डिस्टेंस निकाली है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके, जो पाइथागोरस थ्योरम जब आप ट्रायंगल में लगाए थे, जो कर्ण था उसी की डिस्टेंस आपने निकाली, तो उसी वाली लाइन के साथ आपको 90 डिग्री का एंगल हमेशा बनाना है, क्योंकि यहाँ पे दो लाइन है ना, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। अब आप कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे किस पे 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो 90 डिग्री का एंगल उसी पे बनाएंगे जिसको आपने अभी जस्ट रिप्रेजेंट किया था, यानी कि √3 पर बनाएंगे, √3 वाली लाइन पर बनाएंगे। तो फिर से इस पे बनाएंगे तो एक 90 डिग्री का एंगल, तो इसके लिए यहाँ से कुछ जाएगा लाइन। अब ये एंगल इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब वापस से फिर से 1 सेंटीमीटर कट लगा देंगे, वापस से फिर से 1 सेंटीमीटर का ही कट लगाना है, और 1 सेंटीमीटर का कट लगा देंगे यहाँ से यहाँ तक, ये 1 सेंटीमीटर मान लेंगे। उसके बाद जो है इस पॉइंट को ई नाम दे दीजिए, और इस पॉइंट को डायरेक्ट जो है ऐसे इसको जोड़ दीजिए। जैसे ही जोड़ेंगे फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ADE एक समकोण त्रिभुज बनेगा, और ADE अगर ADE एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे लिखेंगे चूँकि ADE एक समकोण त्रिभुज है, अतः पाइथागोरस प्रमेय से बाई PGT कह देंगे। 90 डिग्री के जस्ट सामने है AE, तो AE का जो स्क्वायर है वो कुछ और नहीं, परपेंडिकुलर DE का स्क्वायर प्लस बेस AD का स्क्वायर। अब देखिए AE का स्क्वायर आपको निकालना है, बराबर DE कितना है, तो DE 1 है, प्लस AD का स्क्वायर। AD कितना है, AD आपका जो है √3 है। अब 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर जो है वो आपका 3 हो जाएगा। अब ये जुड़ के 4 आ जाएगा, तो AE का जो स्क्वायर है वो 4 के बराबर है। तो आप बताइए AE किसके बराबर होगा, तो आप बोलेंगे √4, और √4 का मतलब 4 का वर्गमूल, और 4 का वर्गमूल किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो डिस्टेंस है AE डिस्टेंस निकल के आ गई। AE डिस्टेंस कितनी आ गई, तो AE डिस्टेंस जो है आपकी आ गई, कहाँ फंस गया यार, हाँ, AE जो डिस्टेंस है वो आपकी निकल के आ गई 2। तो यहाँ से यहाँ तक 2 आ गया। आप क्या करेंगे, अब फिर से गोला प्रकार के नोक को 2 जितना खोलेंगे, यहाँ से गोला प्रकार के नोक को यहाँ पे रखेंगे और यहाँ तक खोल देंगे, और ऐसे एक कट लगाएंगे, तो 2 जहाँ पे होगा, तो मान लीजिए 2 आपका यहाँ है, तो ऐसे कट लगाते हुए चले जाएंगे, तो 2 यहाँ पे आपका बन रहा है, तो ये जो पॉइंट होगा आपका ये 2 को दिखाएगा। इसी प्रकार से आप करते रहेंगे। तो अभी आपने √4 को देखा था जो कि 2 के बराबर हुआ, फिर इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, फिर से बना देते हैं। यहाँ पे क्या करना है, अब फिर से अभी जो निकाला था उसी पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो हमने इस AE लाइन को निकाला था, तो AE पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब फिर से E पॉइंट से 1 सेंटीमीटर का कट लगा देंगे। उसके बाद इस A और इसका नाम दे देंगे F, और AF को जोड़ देंगे, AF को जोड़ दीजिए। अब AF को जोड़ेंगे तो ये 1 था, ये आप निकाल चुके हैं, 2 है, ये 90 डिग्री का एंगल है। इसका मतलब है कि AEF, A त्रिभुज AEF एक संपूर्ण त्रिभुज होगा। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, PGT से, पाइथागोरस प्रमेय से सीधा ये कर्ण होगा ना, 90 के जस्ट सामने कर्ण होता है, तो AF का जो स्क्वायर होगा वो कुछ और नहीं, EF का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर। अब EF 1 है, 1 का स्क्वायर, AE आया आपका 2 का स्क्वायर, तो ये 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो AF का जो स्क्वायर है वो 5 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए AF का स्क्वायर 5 हो गया, तो AF किसके बराबर होगा, बोलेंगे √5। तो अब आप गोला प्रकार के नोक को यहाँ से, मतलब हमने AF निकाल दिया और AF कितना आ गया, √5 आ गया। तो गोला प्रकार के नोक को AF तक जब खोलेंगे, उसके बाद एक कट लगाएंगे जब यहाँ पे, तो जो √5 होगा वो निकल के चला आएगा। तो √5 कहीं मान लीजिए यहाँ कहीं आएगा। तो ये कट कैसे लगा हुआ आप जानिए। अब इतना बड़ा तो हमारा हाथ खुलेगा नहीं, यानी कि हम यहाँ से यहाँ तक एक कट लगा देंगे। ऐसे गोला प्रकार के नोक को यहाँ लेके आके, यहाँ नंबर लाइन पे आपको दिखाना है, वहाँ तक देखिए हाथ मेरा नहीं जा रहा है। आपको एक गोला प्रकार के नोक इसी A पॉइंट पर रखना है, और कितना खोल देना गोला प्रकार के नोक को, जहाँ पे F पॉइंट है वहाँ तक खोलेंगे और इस नंबर लाइन पर कट लगाएंगे। तो ये जो पॉइंट निकल के आएगा आपका, ये आपका √5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √5। तो अब आप समझने की कोशिश करिए,
तो अब देखिए, आप गोला प्रकार से आप पटरी की सहायता से रूट 3 डिस्टेंस नहीं ले सकते हैं, आप पटरी की सहायता से रूट 2 डिस्टेंस नहीं मेजर कर सकते हैं, पर 2 तो कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिसको आप जैसे देखिए, यहाँ पे आपने जो है कोई इरेशनल नंबर मेजर नहीं किया था, आपने क्या किया था, तो इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि अगर आपको कभी भी रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपने ए से बी की डिस्टेंस को 1 ले लेना है, और जब 90 डिग्री बनाएंगे बी पॉइंट पर, तो जहां आपने हमेशा 1 लिया है तो आप वहां पे 2 ले लेंगे, क्योंकि 2 को हम पटरी की सहायता से मेजर कर सकते हैं, पर रूट 2 को नहीं कर सकते हैं। तो रूट 5 को आप डायरेक्ट बना सकते हैं। रूट 5 को कैसे बना देंगे, डायरेक्ट बना देंगे। तो रूट 5 को आप डायरेक्ट बना देंगे। अब देखिए, हम यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्ट किसको बना सकते हैं। मतलब ये हुआ कि जैसे अभी मान लीजिए आपको करना ये है कि अगर आपको रूट 3 को रिप्रेजेंट करना है तो उसके पहले आपको रूट 2 बनाना पड़ेगा। रूट 3 को करना है तो हमने बताया कि रूट 2 को बनाना पड़ेगा। रूट 4 तो डायरेक्ट हो जाएगा, पर अगर रूट 5 को करना है तो रूट 4 बनाना है कि नहीं बनाना है ये समझिए। अगर रूट 5 का करना है तो आपको इस प्रकार से तो रूट 4 को पहले बनाना पड़ेगा, पर अगर आप रूट 5 को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप एक तरफ 1 डिस्टेंस ले लीजिए और दूसरी तरफ 2 डिस्टेंस ले लीजिए और इन दोनों को जोड़ दीजिए स्क्वायर करके पाइथागोरस प्रमेय से, तो रूट 5 आ जाएगा। तो रूट 5 को आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए और किसको डायरेक्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे 1 लिया, यहाँ पे 2 लिया। अब यहाँ पे अगर आप 3 ले लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 में 1 जोड़ेंगे 10, तो 10 को भी रूट 10 को भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। रूट 10 को भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे भी 2 ले रहे हैं, यहाँ पे भी 2 ले रहे हैं, तो 2 ये 2 2 4, देखिए ना यहाँ पे मान लीजिए आपने यहाँ पे डिस्टेंस ले लिया 2, एक ए बी की जो डिस्टेंस है आपने 2 ले लिया, और कट भी आपने 2 का लगा दिया। कट भी आपने कितने का लगा दिया, ऊपर जहाँ पे 90 डिग्री के एंगल बनाए थे वहाँ पे 2, पाइथागोरस प्रमेय से ये 4 बन जाएगा जब स्क्वायर करेंगे, और ये भी 4 बन गया। तो रूट 8 को भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो रूट 8 को भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जिनको आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको रूट 7 करना है तो आपको सबसे पहले रूट 6 को बनाना पड़ेगा। रूट 7 को आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगने पर 7 आएगा ही नहीं। अगर आप उसमें कोई एक नंबर रूट नहीं लेंगे तो नहीं आएगा, और रूट को हम पटरी से मेजर नहीं कर सकते हैं। तो कुछ को डायरेक्ट बना सकते हैं, कुछ को डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं। तो रूट 8 को डायरेक्ट बना देंगे, रूट 5 को डायरेक्ट बना देंगे, रूट 10 को डायरेक्ट बना देंगे। उसके बाद जो है रूट 18 को डायरेक्ट बना देंगे। हम मान लीजिए यहाँ पे 3 ले लेते हैं, यहाँ पे 2 लेते हैं, तो 3 3 9 4 13। अरे यहाँ पे आप 3 कट कर दीजिए, ए से बी की डिस्टेंस 3 ले लीजिए, और ऊपर जो है आप 2 ले लीजिए। इसका स्कोर करेंगे 9, इसका स्कोर करेंगे 4, 9 4 13। रूट 13 को भी आप डायरेक्ट बना सकते हैं। हालांकि आपके एग्जाम में ये सब नहीं पूछेगा, ज़्यादातर 5 6 यहाँ तक जाएगा बस। तो 6 का बनाना है तो आपको रूट 5 का बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि 6 को डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं। आप कैसे जानेंगे कि किसका डायरेक्ट बन पाएगा? तो आप ऐसे विदाउट रूट नंबर जो कि आप स्केल के द्वारा मेजर कर सकते हैं, उसको यहाँ पे ए और बी और ऊपर जो मेजर करते हैं उनको लेके देखिए। जो रूट में ना हो तो उनका स्कोर करके उनको जोड़िए। तो जिनका स्कोर करके जोड़ने पर जो आता है उसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं, और वो नंबर जिनका स्कोर करके जोड़ रहे हैं वो रूट में नहीं होने चाहिए। ठीक, तो इस प्रकार से हम नंबर लाइन पे एक इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, तो आइए बात करते हैं एक्सरसाइज के इस कुछ क्वेश्चन पे भी डिस्कस कर लेते हैं 1.2 के। 1.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस पे। तो इस प्रकार से आप सीखिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो रिपीट करके देखिएगा वीडियो, या फिर एक और एग्जांपल के माध्यम से हम, या फिर अभी यहाँ एक्सरसाइज में आएगा तो फिर उसी में आप लोग देख लीजिएगा और कैसे करते हैं। किसका डायरेक्ट कर लेते हैं, तो डायरेक्ट अगर 2 और 1 लेंगे तो 4 और 1 5 बन जाएगा, उसका हो जाएगा। 6 का नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई ऐसी नंबर नहीं है जिसका स्कोर करने पे 6 आ जाए। कोई ऐसी 2 नंबर बताओ जो रूट में ना हो, मतलब वो इरेशनल नंबर ना हो, और उनका स्क्वायर करें और 6 आ जाए, पर उसमें से कोई भी नंबर रूट में नहीं होना चाहिए। तो आप किसी को नहीं पाएंगे। चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2 के। अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को। या फिर चलिए इसके लिए एक दूसरा वीडियो बनाएंगे, फिर उसमें हम बताएंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन को। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग देखिए किस प्रकार से हमने इरेशनल नंबर को और रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना सिखाया। एक बात और बता देता हूँ, रेशनल नंबर में मैंने माइनस वाले को नहीं बताया। जैसे अगर आपको कभी भी -1/2 करना है तो कुछ नहीं करना है, आप माइनस को भूल जाइए और 1/2
तो क्या कर देना है आपको, 1/2 को रिप्रेजेंट कर दीजिए। अगर ये माइनस होगा तो आप इधर की साइड करते चले जाइए, बस और कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पे नंबर लाइनें खींच देंगे, ये आपका 0 हुआ, ये आपका 1 हुआ, ये आपका 2 हुआ, ये आपका -1 हुआ, ये आपका -2 हुआ, ये आपका -3 हुआ। तो हमने बताया था कि सबसे पहले इसको जो है आप क्या करिए, होल फ्रैक्शन के रूप में रिप्रेजेंट करें, तो इसको कर ही नहीं पाएंगे। तो ये लिख दीजिए, इस 1/2 को लिख देंगे 0 + 1/2। तो सबसे पहले फ्रैक्शनल पार्ट करिए, तो 0 हो गया। अब 1/2 को कैसे करेंगे, हमने बताया था कि 2 खाना यहाँ पे मतलब बना दीजिए, 2 लाइन खींच दीजिए। तो इसको छोड़ के खींचेंगे तो 1 लाइन और उसको लेके काउंट कर लेंगे, तो 1 ये हो जाएगा, 1 खींच दिया और 1 इसको लेना ही है। तो उसके बाद उसमें से ऊपर कितना है, 1, तो ये जो पॉइंट होगा वो आपका 1/2 को दिखाएगा। बस इधर की तरफ कर देंगे, जो माइनस लगा इसलिए इधर की तरफ कर देंगे। मान लीजिए आपको -5/4 करना है, -5/4 करना है, तो कैसे करेंगे। अब माइनस आपको डिस्टर्ब कर रहा है ना, बाहर ही रख दीजिए इसको क्या लिख देंगे, 4 1 सही 1/4 माइनस ऐसे ही रहने दीजिए। इसको लिख देंगे 1 सही 1 + 1/4। इसके पहले हमने बताया था आपको। अब माइनस से आप अंदर गुणा करा सकते हैं या फिर कोई बात नहीं है, जैसे आप पॉजिटिव वाला कर रहे थे जस्ट वैसे ही करिए, बस बाहर माइनस लगा तो इधर करना स्टार्ट कर दीजिए। तो सबसे पहले 1, तो 1 यहाँ है। चलिए एक काम करते हैं, -1 -1/4, माइनस का अंदर गुणा करा देंगे ना यहाँ पे, तो -1 कहाँ है, यहाँ है। उसके बाद माइनस के ही तरफ 4 खाने बना देने हैं यहाँ पे, 1 2 3 और इसको लेके 4। इसको नहीं काउंट करना, जहाँ से शुरू करेंगे बाद वाला काउंट करेंगे। अब उसमें से 1 खाना आपको लेना है, 1 लाइन आपको लेनी है, तो 1 लाइन आपका ये हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है वो आपका -5/4 को दिखा रहा है। तो इस प्रकार से परमेय संख्या के माइनस वाले को भी हमने बताया। तो हमने संख्या रेखा पर परमेय संख्या को कैसे निरूपित करते हैं इसको बताया, अपरमेय संख्या को कैसे निरूपित करते हैं इसको बताया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप इतना पढ़ते रहिए, ठीक है। वायर फंस जा रहा है तो इसलिए घूम रहे हैं, ऐसा मत सोचिए कि डांस कर रहे हैं, ठीक है।